हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पुनीत मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी हम लोग ने प्रोबेबिलिटी की सीरीज़ में कॉइन के बारे में पढ़ा था, डाइस के बारे में पढ़ा था, बॉल्स के बारे में पढ़ा था, कार्ड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी में कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करके आज से प्रोबेबिलिटी की क्लास ख़त्म करेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में अगर आप जितने भी वीडियोज़ में जितने भी क्वेश्चन कराए गए, अगर आप उस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं आने वाली है। क्लियर है? ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि कल से हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। लेकिन आज की क्लास शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लियर है? ठीक है, तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में कॉन्सेप्ट तो कुछ नहीं बताना, कॉन्सेप्ट वही सारा लगना है कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू पॉसिबल इवेंट डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ इवेंट। ठीक है, आइए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है out of 5 girls and 3 boys, 4 children are to be randomly selected for a prize contest. What is the probability that all are girls? 5 लड़कियों और 3 लड़कों, लड़कियां हमारे पास कितनी हैं? 5 हैं। ठीक है, और लड़के कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, 5 लड़कियों और 3 लड़कों के समूह में से 4 बच्चों को किसी कॉन्टेस्ट में प्राइज़ के लिए क्विज़ के लिए सेलेक्ट करना है, किसी कॉन्टेस्ट में क्विज़ के लिए सेलेक्ट करना है, तो उसमें सारी की सारी लड़कियां, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन में कह रहे हैं किसी मतलब कि हमारे पास 5 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं और किसी कॉन्टेस्ट में 4 छात्रों को या चिल्ड्रन को सेलेक्ट करना है, तो ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें सब की सब लड़कियाँ हों। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। सेलेक्ट कितने लोग को करना है? 4 लोग को सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर बेटा 4 लोग को सेलेक्ट करना है तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन कर रहा है सारी की सारी लड़कियां होनी चाहिए, तो जो पॉसिबल इवेंट बनेगा वो क्या लड़कियों से बनेगा। तो लड़कियां हैं 5, लेकिन 5 में से कितनी लड़कियां सेलेक्ट करनी? 4, तो 5C4 हो गया। क्लियर है? ठीक है, और फॉर्मूला होता है पॉसिबल इवेंट डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ इवेंट। ठीक है, तो पॉसिबल 5C4 हो गया और टोटल नंबर ऑफ इवेंट जो बनेगा वो कितने में से बनेगा? टोटल 8 लोगों में बनेगा। ठीक है, तो 5 3 8 8C4। क्लियर? ठीक है, इसको आइए सॉल्व कर लेते हैं। 5C4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 × 4 × 3 × 2 ना, 5 को 4 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख दिए, नीचे 4 3 2 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 8 को 4 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख दिए, 8 × 7 × 6 × 5। क्लियर? तो 4 दूना 8, ये कट गया। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 3 दूना 6, आंसर क्या आ गया? 1/14। क्लियर है? तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/14 होगी। क्लियर है सबको? ठीक है, क्वेश्चन आसानी था भाई, क्योंकि जो 4 चिल्ड्रन सेलेक्ट करने सारी की सारी लड़कियां होनी चाहिए, तो 5 में से 4 लड़कियां सेलेक्ट करने क्या तरीका? 5C4 और डिवाइडेड बाई 5 3 8 8C4। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है अ बॉक्स कंटेन्स 20 एप्पल्स आउट ऑफ विच 4 एप्पल्स आर रोटन, 2 apples are chosen at random from this box. What is the probability that at least one of these is rotten? Clear? क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 एक बॉक्स में 20 सेब हैं, जिसमें से 4 खराब सेब हैं। 2 सेबों को बॉक्स से चूज करने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 2 सेबों को बॉक्स से चूज करना है, यादृच्छिका उठाना है। 2 सेबों को बॉक्स से यादृच्छिका उठाना है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उसमें से कम एक सेब खराब हो। कम से कम एक सेब क्या हो? खराब हो। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। एक बॉक्स में 20 सेब हैं, जिसमें से 4 खराब सेब हैं। 2 सेब बॉक्स से निकालने हैं, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी हो? तो उसमें कि कम से कम उसमें एक क्या हो? खराब सेब हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए टोटल एप्पल कितने हैं बेटा बॉक्स में? 20 हैं। ठीक है, 20 है। क्लियर? उसके अलावा उसमें से अगर मैं फ्रेश और रोटन एप्पल की बात करूं, ठीक है, अगर मैं फ्रेश एप्पल की बात करूं तो फ्रेश एप्पल कितने हैं? 16 हैं, रोटन एप्पल 4 हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है 4 एप्पल सड़े हैं। क्लियर है? ठीक है, अच्छा, अब इसमें से हमें 2 सेब निकालने, इसमें से हमें 2 सेब निकालना। क्वेश्चन में कह रहा है कम से कम एक सेब सड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब हमने आपको कहा था कहीं भी एटलीस्ट लग जाए, तो एटलीस्ट 1 इज रोटन का मतलब क्या हुआ कि एक भी सेब सड़ा हो सकता है, उसके अलावा एक के अलावा 2 सेब भी सड़े हो सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम भाई एटलीस्ट में मिनिमम टू मैक्सिमम जाते हैं ना, बता देना। तो इसको पहले मैं बेसिक मेथड से करना बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए 4 में से 1 सेब सड़ा है, 4 में से 1 सेब सड़ा है, तो 2 सेब निकालना है, इसका मतलब 4 में से 1 सड़ा है, तो पक्का
16 में से एक अच्छा होगा, प्लस मान लीजिए 4 में से दोनों सेब सड़े हैं तो 16 में से 0 सेब अच्छे होंगे। क्लियर है। डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो जाएगा, 16 4 20 20 C2। बात समझ गए, ठीक है। 4 C1 की वैल्यू 4 होती है, 16 C1 की वैल्यू 16 होगी। 4 C2 की वैल्यू क्या होगी, 4 × 3 डिवाइडेड बाई 2 × 1 ना, और 16 C0 क्या होगा, 1 होगा। डिवाइडेड बाई 20 C2 क्या लिख सकते, 20 × 19 डिवाइडेड बाई 2 × 1। क्लियर है, ठीक है। 2 दूना 4, 16 चौक 64 और 3 दूना 6, तो 64 6 कितना हो गया, 70 डिवाइडेड बाई, यहाँ काटेंगे 10 आएगा, 19 दाम में 190। आंसर क्या आ गया, 7/19। ठीक है। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उसमें कम से कम एक सेब खराब हो, 7/19 होगी। ठीक है। तो वही चीज़ है भाई, एटलीस्ट 1 का मतलब मैंने बताया था कि कम से कम एक सेब सड़ा हो सकता है और 2 सेब भी सड़े हो सकते हैं। ठीक है। अगर एक सेब सड़ा तो एक अच्छा, 2 सेब सड़े तो 0 अच्छे। क्लियर है, ठीक है। मान लीजिए आपको इस तरह से इस क्वेश्चन को नहीं करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से नहीं करना है तो आप इसको छोटे तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने बताया था फॉर्मूले से, P एटलीस्ट प्लस P नन इज इक्वल टू 1, बताया था ना। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे P एटलीस्ट निकालना है तो 1 माइनस P नन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कम से कम एक सेब सड़ा होना चाहिए, कम से कम एक सेब सड़ा होना चाहिए। आप कह दीजिए कोई सेब सड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर कह रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चन में कम से कम एक सेब सड़ा होना चाहिए, आप कह दीजिए कोई सेब सड़ा नहीं होना चाहिए। अगर कोई सेब सड़े नहीं होने चाहिए, इसका मतलब सारे सेब अच्छे होने चाहिए। तो क्या होगा, 16 C2 डिवाइडेड बाई 20 C2। ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1 माइनस 16 को 2 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखेंगे, क्या आएगा, 16 × 15 डिवाइडेड बाई, इसको लिखेंगे 20 × 19 ना। 5 तियाँ 15, 5 चौक 20, 4 चौक 16। ठीक है। तो P एटलीस्ट का आंसर देखिए फिर वही आ गया, 1 माइनस 4 तियाँ 12 बटे 19, 19 में से 12 गया, कितना बचा, 7/19। यही तो आया था अभी। ठीक है। क्लियर है सबको। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 7/19। क्लियर बेटा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, थर्ड क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, इफ ऑल द अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड महिंद्रास आर कंसीडर्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ई विल फीचर बिटवीन द H एंड N। ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है अगर महिंद्रास वर्ड को मुझे अरेंज करना है और मुझे इस तरह से अरेंज करना है कि जो ई है वो H और N के बीच में आना चाहिए। ठीक है। जो वर्ड है हमारे पास वो क्या है, महिंद्रास है। वर्ड है हमारे पास महिंद्रास। क्लियर है। ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है ये जो वर्ड महिंद्रास है, इसमें से ई को मुझे इस तरह से लेना है कि वो H और N के बीच में आना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले मैं पॉसिबल इवेंट बनाने जा रहा हूँ। क्या बनाने जा रहा हूँ, पॉसिबल इवेंट। ठीक है। और पॉसिबल इवेंट देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है जो ई है वो H और N के बीच में आना चाहिए, तो मैंने ई को लिख लिया, HN लिख लिया। ठीक है। लेकिन आप खुद बताइए, जैसे H और N इधर है, ऐसे H इधर आ गया, N इधर, तो N इधर भी तो आ सकता है ना। HENEH भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है। और क्योंकि अब ये तीनों एक साथ आ रहे हैं तो इनको हम क्या काउंट करेंगे, एक काउंट करेंगे। क्लियर है। ठीक है। तो इसमें से अगर मैं H, E और N को हटा दूं तो उसके अलावा बचे कितने लेटर, 1 2 3 4 5 6 और ये पूरा एक काउंट होगा। ठीक है। तो यहाँ से जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ गया वो कितना आ गया, फैक्टोरियल 7। कैसे है समझ में, ये अरेंजमेंट लग रहा है बेटा। ठीक है। कैसे आ गया, फैक्टोरियल 7 आ गया। ठीक है भाई। यहाँ पे HEN, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा था E जो है वो H और N के बीच में आना चाहिए, तो या तो HEN हो सकता है या तो NEH हो सकता है। ठीक है। और ये सब एक साथ एक लाइन में आनी चाहिए, तो इसको मैं क्या काउंट करूँगा, एक। तो जो बाकी बचे लेटर उनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 और इनको एक काउंट कर लो, तो ये क्या हो गया, 7। और यहाँ भी कितना बनेगा, फैक्टोरियल 7 बनेगा। ठीक है। तो जो पॉसिबल इवेंट आ गए वो क्या आ गए, फैक्टोरियल 7 में फैक्टोरियल 7 जोड़ लीजिए तो 2 × फैक्टोरियल 7 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है। क्या आ जाएगा, 2 × फैक्टोरियल 7। क्लियर है। ठीक है। उसके अलावा अब मैं टोटल नंबर ऑफ इवेंट भी बना लेता हूँ।
अगर टोटल इवेंट बनाऊँ तो टोटल, क्योंकि प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला ही होता है पॉसिबल इवेंट डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ इवेंट। अगर टोटल नंबर ऑफ इवेंट बनाए तो सबको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो फैक्टोरियल 9, क्योंकि यहाँ किसी का रिपीटिशन हो रहा है क्या, हाँ ए का हो रहा है, ठीक है। ये देखिए ए का रिपीटिशन हो रहा है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड भी कर दीजिए, मैंने बताया था आपको, परम्यूटेशन की क्लास अगर आपने की होगी तो उसमें बताया था, ठीक है। तो टोटल इवेंट कितने आ गए, इतने आ गए, ठीक है। आइए अब प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू फैक्टोरियल 7 पॉसिबल एंड डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ इवेंट, यही तो होगा भाई, क्लियर है सबको, ठीक है। तो 2 इंटू फैक्टोरियल 7 तो है ही है, फैक्टोरियल 2 को ऊपर ले जाओ तो 2 इंटू 1 2 ही होगा, ठीक है। फैक्टोरियल 9 को ओपन कर लेते हैं, क्या होगा 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 दूना 4 4 दूना 8, ठीक है। तो 1 अपॉन के आ गया 18, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 18। भाई अच्छा यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 2 4 2 दूना 4 4 दूना 8, ठीक है, सही था। 1 अपॉन 18 आ जाएगा इसका आंसर, क्लियर है सबको। इस क्वेश्चन का आंसर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 18, क्लियर, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं किसी को, यही आएगा कि कुछ और आएगा। अच्छा यहाँ पे मैंने रिपीटिशन नहीं कराया था ना, तो यहाँ पे भी फैक्टोरियल 2 लिख लीजिए, ये गलती हो गई थी मुझसे, ठीक है भाई। पॉसिबल इवेंट में भी तो रिपीटिशन होगा ना, तो पॉसिबल इवेंट में रिपीटिशन ए का हो रहा है तो फैक्टोरियल 2 से भी डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, या फिर यहाँ फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 काट लीजिए, तो यहाँ केवल क्या आएगा, फैक्टोरियल 7 आएगा, केवल क्या आएगा, फैक्टोरियल 7 आएगा, और ये 2 हटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो आंसर 1 अपॉन 36 आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर 1 अपॉन 36 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत है इसमें, थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा, थोड़ी गलती हो गई क्या कि भाई कह रहा है ई जो है वो एच एन एन के बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो या तो एच ई एन हो गया, या तो एन है, तो फैक्टोरियल 7 यहाँ ये तो बात समझ में आई थी, और दोनों जोड़ेंगे तो 2 इंटू फैक्टोरियल 7, लेकिन बात ये है कि यहाँ ए का रिपीटिशन भी होता रहा है, तो यहाँ पे भी तो डिवाइड करेंगे ना, तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गए, तो जो पॉसिबल एंड आ गया फैक्टोरियल 7 आ गया ना, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर सही आ जाएगा, क्लियर है सबको, ठीक है। अब सही है, क्लियर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, हटा दो इसको। अगले क्वेश्चन में कह रहा है ए एंड बी गिवन एग्जाम, चांसेस ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन इज 1/7 and wife selection is 1/5, find probability of only one of them is selected, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी दो लोग हैं, उन्होंने एग्ज़ाम दिए, ठीक है। हस्बैंड के सिलेक्शन के चांस 1/7 है और वाइफ के सिलेक्शन के चांस 1/5 है, उसमें से केवल कोई एक ही सेलेक्ट हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। केवल एक कोई सेलेक्ट हो, या तो हस्बैंड सेलेक्ट हो या तो वाइफ सेलेक्ट हो। आइए देख लेते हैं, ठीक है। देखिए हस्बैंड के सिलेक्शन के चांस कितने हैं, हस्बैंड के सिलेक्शन के चांस कितने हैं, 1/7, ठीक है। तो हस्बैंड के नॉट सिलेक्शन के चांस कितने होंगे आप बताइए, ठीक है भाई। अगर सिलेक्शन के चांस 1/7 तो नॉट सिलेक्शन के लिए क्या कर लीजिए, 1 - 1/7 इज इक्वल टू, क्योंकि p + p बार इज इक्वल टू 1 होता है ना। इसी तरह वाइफ के सिलेक्शन के चांस कितने हैं, 1/5, तो वाइफ के नॉट सिलेक्शन के चांस कितने होंगे, 1 - 1/5 मतलब 4/5 होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब बस कहानी खत्म होगा, ये निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है इसमें से कोई एक सेलेक्ट होना चाहिए ना, या तो हस्बैंड या तो वाइफ, ठीक है। अब अगर हस्बैंड के, मान लीजिए हस्बैंड सेलेक्ट हो गया, तो हस्बैंड सेलेक्ट हो गया तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/7। अगर हस्बैंड सेलेक्ट हो गया तो वाइफ नहीं सेलेक्ट होगी, तो वाइफ नहीं सेलेक्ट होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/5 है ना। प्लस ये पहला तो ये चांस बन गया कि मान लो हस्बैंड सेलेक्ट हो गया, वाइफ नहीं सेलेक्ट, हस्बैंड सेलेक्ट हो गया मतलब 1/7, वाइफ नहीं सेलेक्ट हुई मतलब 4/5, ठीक है। अगली बार हमने सोचा कि वाइफ सेलेक्ट होगी, तो वाइफ सेलेक्ट होगी तो 1/5, ठीक है। अगर वाइफ इस बार सेलेक्ट होगी तो हस्बैंड नॉट सेलेक्ट हुआ तो 6/7, क्लियर है, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, 4/35 प्लस 6/35, तो आंसर क्या आएगा, 10/35, तो 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 2/7 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है।
क्वेश्चन में कुछ था नहीं है, क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस तरह क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो कैसे करेंगे हम लोग, इसी तरीके से करेंगे जैसे आपको बताया गया है, ठीक है। कैसे, क्वेश्चन में कह रहा था कि हस्बैंड के सिलेक्शन के चांस कितने थे, हस्बैंड के जो सिलेक्शन के चांस थे वो 1/7 थे, ठीक है। अगर हस्बैंड के सिलेक्शन के चांस 1/7 थे तो सीधी सी बात है कि वाइफ के सिलेक्शन के चांस क्या होंगे, वाइफ के सिलेक्शन के चांस, हस्बैंड के सिलेक्शन के चांस अगर 1/7 थे तो नॉट सिलेक्शन के चांस क्या होंगे 6/7। इसी तरह वाइफ के सिलेक्शन चांस अगर 1/5 थे तो इसके नॉट सिलेक्शन के चांस क्या होंगे 4/5, ठीक है। अगर हस्बैंड सेलेक्ट हुआ तो वाइफ नॉट सेलेक्ट हुई, अगर वाइफ सेलेक्ट हुई तो हस्बैंड नॉट सेलेक्ट हुआ। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड बाय 3 persons आर 1/2 into 1/3 into 1/6 and 1/6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व, ठीक है। एक प्रॉब्लम है उसको 3 लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, 3 लोग सॉल्व कर रहे हैं। पहले बंदे के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, दूसरे बंदे के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, तीसरे बंदे के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। अच्छा आप खुद बताइए, अगर सॉल्व करने की, मान लीजिए 3 बंदे A B C हैं, ठीक है, अगर सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी पहले बंदे की 1/2 है, ठीक है, तो नॉट सॉल्व, ये मैं नॉट सॉल्व निकाल रहा हूँ, ठीक है, नॉट सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अगर सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 तो पहले बंदे के नहीं सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 - 1/2 मतलब 1/2। दूसरे बंदे की भी सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 तो नहीं सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/3, सब दिमाग पे आप कर सकते हैं। तीसरे बंदे को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है तो नहीं सॉल्व करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी 5/6। ये बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। लेकिन हमसे तो कह रहा है कि हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि क्वेश्चन क्या हो जाए सॉल्व हो जाए, तो मैं क्या करूँगा 1 माइनस, क्योंकि ये तीनों बंदे एक साथ ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो 1 माइनस क्या करूँगा 1/2 इंटू 2/3 इंटू 5/6, क्योंकि तीनों बंदे एक साथ एक काम कर रहे हैं ना, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 1 माइनस 5/18, ठीक है, तो 18 में से 5 गया 13/18, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 13/18 आ जाएगा। क्लियर है सबको, ठीक है भाई, सीधी सी बात है। ये कह रहे हैं कि सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/3 1/6 है, तो सबसे पहले आप नहीं सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, ठीक है। अगर नहीं सॉल्व करने की एक साथ अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूँ तो क्या होगा 1/2 इंटू 2/3 इंटू 5/6। अगर नहीं सॉल्व करने की ये है तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे 1 में से घटा लीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विल बी अलाइव आफ्टर 20 years इज 1/4 and that of his wife is 2/5, find the probability that both are not alive after 20 years। क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति के 20 साल तक जीने की संभावना 1/4 है, उसके वाइफ के जीने की संभावना 2/5 है, तो 20 साल बाद दोनों ना जिए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन भी आसानी है, ठीक है भाई। आप खुद सोचिए कि मुझे ना जीने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर हस्बैंड के जीने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है तो ना जीने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 - 1/4 मतलब 3/4 होगी, ठीक है। ये ना जीने की प्रोबेबिलिटी मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है भाई। अगर हस्बैंड के जीने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है तो ना जीने क्या होगी 1 - 1/4 मतलब 3/4। अच्छा, वाइफ के जीने की प्रोबेबिलिटी 2/5 है तो ना जीने क्या होगी 1 - 2/5 मतलब 3/5, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया 3 × 3 = 5 × 24, यही आपका आंसर है। क्लियर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 9/20 आ जाएगा। क्लियर है सबको, ठीक है भाई। जीने की प्रोबेबिलिटी अगर 1/4 है तो ना जीने क्या होगी 1 - 1/4 मतलब 3/4। इसके जीने की 2/5, ना जीने क्या होगी 1 - 2/5 मतलब 3/5। तो इसका मतलब दोनों के ना जीने क्या होगी, क्योंकि दोनों एक साथ मरना चाहते हैं, ठीक है दोनों एक साथ मरना चाहते हैं तो काम एक साथ हो रहा है और एक ही तरीके से हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा इंटू का साइन होगा। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ लीप ईयर द नंबर्स मंडेज आर 53, ठीक है। लीप ईयर में 53 मंडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, यह हमें बताना है। कोई दिक्कत नहीं है,
देखिए सबसे पहले आप बताइए लीप ईयर में दिन कितने होते हैं? लीप ईयर में बेटा दिन होते हैं 366, ठीक है। कितने दिन होते हैं? 366। और जो 366 दिन होते हैं उसमें 52 हफ्ते होते हैं, ठीक है, 52 हफ्ते होते हैं, ठीक है। और 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, ठीक है, 2 एक्स्ट्रा डे होंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई, 52 को 7 से मल्टीप्लाई कर लें 364 आएगा, 364 2 जोड़ लें 366 आएगा, ठीक है। तो लीप ईयर में टोटल डेज जो होते हैं वो 366 होते हैं और 366 में से 52 वीक होते हैं और 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो ये जो 52 वीक है इसमें तो हर एक में मंडे होगा ही होगा, इसका मतलब 52 मंडे तो होंगे ही होंगे, ठीक है। इसका मतलब जो एक मंडे मुझे और लाना है, पक्का इन 2 में से एक मंडे होगा, ठीक है। अब देखिए कैसे होगा, ठीक है। अब ये जो 2 दिन हैं, ये जो बाकी बचे 2 दिन हैं, तो ये जो 2 दिन है इससे एक वीक कोई ना कोई बना होगा, नहीं मतलब एक नया वीक। भाई यहाँ पे 52 वीक खत्म हो गए, ठीक है। इसका मतलब ये जो 2 एक्स्ट्रा दे रहे होंगे वो एक नए वीक में आएंगे ना, ठीक है। तो जो नया वीक बना होगा या तो उसमें जो 2 दिन होंगे वो मंडे ट्यूसडे होगा, या तो ट्यूसडे वेडनेसडे होगा, या तो वेडनेसडे थर्सडे होगा, या तो थर्सडे फ्राइडे होगा, या तो फ्राइडे सैटरडे होगा, या तो सैटरडे संडे होगा, या तो संडे मंडे होगा। यही तो होगा 1 2 3 4 5 6 7, यही तो होगा, ठीक है। लेकिन हमसे कह रहा है कि ये जो नया वीक बन रहा है इसमें मंडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो देखिए मंडे एक यहाँ आ रहा है और एक मंडे यहाँ आ रहा है, तो आंसर आ चुका है, ठीक है। मंडे के लिए पॉसिबल एंड कितने बने? 2। भाई 2 जगह मंडे आ रहा है ना, और कितने में से? 7 दिनों में से, तो 2/7 आंसर आ गया, ठीक है। यही आपका आंसर है, क्लियर है, ठीक है भाई। 366 होते हैं लीप ईयर में, डेज कितने होते हैं? 366। तो 366 में से भाई सीधी सी बात है 52 हफ्ते होगा, 2 एक्स्ट्रा डे हो गए। अगर 52 हफ्ते हो गए इसका मतलब 52 हफ्तों को तो मुझे लेना है, क्योंकि इसमें तो सब जगह मंडे होगा ही होगा। जो 2 एक्स्ट्रा डेज उसमें कोई दिक्कत है, ठीक है। तो जो 2 एक्स्ट्रा डेज होंगे या तो वो मंडे ट्यूसडे होगा, या तो ट्यूसडे या तो ये होगा, ठीक है। तो मंडे कहाँ 2 जगह, 2 बटे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 6 डिजिट इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन नंबर्स 1 2 3 4 5 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज डिविजिबल बाई 4, ठीक है। ये क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 6 डिजिट का नंबर बनाना है 1 2 3 4 5 6 की सहायता से। तो इस बात की क्या संभावना होगी, प्रोबेबिलिटी बतानी, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो नंबर 4 से कटना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आपको ये पता है कि नहीं पता है कि अगर कोई नंबर 4 से कटता है तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है? उसकी मतलब कोई नंबर 4 से कटता है तो वो कब कट सकता है? वो तब कट सकता है जबकि उसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटें, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई नंबर 2 से कट रहा है, तो 2 से कटने की क्या वो होती है, जबकि लास्ट नंबर 2 से कटे, ठीक है। कोई डिजिट है, जैसे मान लीजिए 24, जैसे मान लीजिए 52 है, ठीक है। तो देखिए 52 में लास्ट डिजिट 2 से कट रहा है। मान लीजिए कोई नंबर 200 ऐसे, ठीक है, ये है, ठीक है। मान लीजिए कि नंबर 4 है तो इसके लास्ट 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर कोई नंबर 4 से कट रहा है तो उसके लास्ट 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं पॉसिबल इवेंट बनाने जा रहा हूँ। क्या बनाने जा रहा हूँ? पॉसिबल इवेंट, ठीक है। पॉसिबल इवेंट देखिए कैसे बनाएंगे, पॉसिबल इवेंट, ठीक है। पॉसिबल इवेंट कैसे बनाएंगे? देखिए नंबर कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6, यही नंबर है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें एक 6 डिजिट का नंबर बनाना है, 6 डिजिट का नंबर बनाना है, और ऐसा 6 डिजिट का नंबर बनाना है कि वो नंबर 4 से ज़रूर कटना चाहिए। इसका मतलब ये जो लास्ट के 2 डिजिट हैं इसमें कोई ऐसा नंबर दिखना चाहिए जो कि 4 से कटे, ठीक है। तो आप खुद बताइए कि यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 है ना, पहले यहाँ पे मैं ऐसे नंबर भर रहा हूँ जो 4 से कटें यहाँ पे, ठीक है। तो बताइए अगर मैं 1 2 ले लूँ, क्या ले लूँ? पहले 1 से स्टार्ट करें, 1 से सबका पेयर बना के देखिए, फिर 2 से देखिए, ठीक है। अगर 1 से देखते हैं तो 12 आया, फिर 1 3 नहीं, 1 4 नहीं, 1 5 नहीं, 1 6 आएगा, ठीक है। फिर 2 से पेयर बनाइए, 2 1 नहीं, 2 3 नहीं, 2 4 होगा ना, 2 5 नहीं, 2 6 नहीं, ठीक है। फिर 3 से बनाइए, 3 1 नहीं, 3 2 होगा, 3 3 नहीं होगा, 3 4 नहीं होगा, 3 5 नहीं होगा, 3 6 होगा, ठीक है। फिर 4 से बनाइए, 4 1 नहीं, 4 2 नहीं, 4 3 नहीं, 4 4 नहीं, 4 5
नहीं होगा। 5 से नहीं, 5 1 नहीं, 5 2, 5 2 52 कटता है, ठीक है। 5 2 नहीं, 5 4, 5 4 भी नहीं कटेगा, 5 6 कटेगा ना, ठीक है। फिर 6 से बनाई, 6 1 नहीं, 6 2 नहीं, 6 3 नहीं, 6 4 कटेगा ना, ठीक है। 6 4 और 6 5 नहीं, 6 6, ठीक है। तो जो बन गए वो क्या बन गए, एक नंबर बन गया। लास्ट में या तो 12 आने चाहिए, या तो 16, या तो 24, या तो 32, या तो 36, या तो 52, या तो 56 और या तो 64, यही आना चाहिए। बात समझ में आ रही, तभी वो नंबर 4 से कट सकता। भाई अगर 1 2 3 4 5 6 तो इसका मतलब वो नंबर 4 से तभी कट सकता है जबकि इसके अंत में या तो 12 है, या तो 16, या तो 24, या तो, ठीक है। अच्छा मान लीजिए यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे 12 आ गया, ठीक है। अगर 12 आ गया इसका मतलब ये 1 और 2 ने तो अपनी पोजीशन फिक्स कर ली। अगर 1 2 ने अपनी पोजीशन फिक्स कर ली, इसका मतलब जो भी यहाँ अरेंजमेंट होगा केवल इन 4 नंबर का होगा, ठीक है। तो जो इन 4 नंबर का होगा वो अरेंजमेंट कितने तरीक़ों से होगा, फैक्टोरियल 4 तरीक़ों से होगा। ये मैं पॉसिबल इवेंट ही बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 12 ने अपनी 1 2 ने अपनी पोजीशन फिक्स कर ली, इसका मतलब जो अरेंजमेंट हो कर ली इन्हीं 4 नंबर में कितने तरीक़ों से होगा, फैक्टोरियल 4 तरीक़ों से, ठीक है। प्लस बात समझ में आ रही सबको, फैक्टोरियल 4 तरीक़ों से होगा। इसी तरह यहाँ पे अगर मान लीजिए 16 ने अपनी पोजीशन फिक्स कर ली, फिर वही फैक्टोरियल, भाई 12 की वजह से तो फैक्टोरियल 4 आ गया, 16 की वजह से भी क्या आएगा, फैक्टोरियल 4, इसकी वजह से भी क्या आएगा, फैक्टोरियल 4 आएगा ना, 24 की वजह से, इसकी वजह से भी फैक्टोरियल 4 अरेंजमेंट होगा, इसकी वजह से भी फैक्टोरियल 4 अरेंजमेंट होगा, इसकी वजह से फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4। मतलब अगर कोई भी नंबर चाहे 12 चाहे 16 चाहे 24 32 36 52 56 64 कोई भी आए, सबके लिए अरेंजमेंट क्या आएगा, फैक्टोरियल 4 ही आएगा, सबके लिए आएगा। बात समझ में आ रही है। तो बताइए फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 24, भाई फैक्टोरियल 4 का मतलब 24 होता है ना। तो 24 कितनी बार आएगा, 8 बार आएगा, तो 24 को 8 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो पॉसिबल कितने बन गए, 8 चौक 32 की 2, 8 चौक 32 की 2 हासिल 3 8 16 192। तो पॉसिबल इवेंट जो बन गए वो कितने बन गए, 192 बन गए, ठीक है। अच्छा मान लीजिए मैं कहूँ टोटल इवेंट कितने बनेंगे, टोटल इवेंट, तो टोटल इवेंट के लिए बस सीधे कर लीजिए क्या कि सब 6 के 6 नंबर हैं तो फैक्टोरियल 6 था, 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल 6 तरीक़ों से अरेंज हो। फैक्टोरियल 6 का क्या होती है 720, ठीक है। तो आंसर आ गया, पॉसिबल एंड है 192, टोटल नंबर ऑफ एंड है 720, तो 192 बटे 220 आ जाएगा। इसको कैंसिल आउट कर लीजिएगा तो फाइनली जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा बेटा, 4/15 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन में ये कह रहा था कि एक 6 डिजिट का हम नंबर हमें बनाना है 1 2 3 4 5 6 के हेल्प से, और ऐसा नंबर बनाना है जो कि 4 से हमेशा कटना चाहिए। इस बात की क्या संभावना होगी, ठीक है। तो हमने अभी भी बताया कि कोई भी नंबर अगर 4 से कटता है तो उसके लास्ट 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट। तो इन्हीं नंबरों से 6 अंकों का नंबर बनाना है, तो लास्ट 2 डिजिट में या तो 1 2 आएगा, या तो 1 6 क्योंकि 4 से कटवाना है ना, या तो 2 4 या तो 3, यही तो आएगा ना। उसके अलावा आप घर में देख लीजिए और कोई नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं मान लीजिए यहाँ 12 को फिक्स कर दूँ, इसका मतलब 1 2 ने अपनी पोजीशन फिक्स कर ली, तो यहाँ कितने तरीक़ों से अरेंजमेंट होगा, फैक्टोरियल 4 तरीक़ों से। यहाँ भी फैक्टोरियल 4, सबके लिए फैक्टोरियल 4 है। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 24, यहाँ भी 24 24 24 24 को 8 बार जोड़ेंगे कितना आएगा 192। और टोटल इवेंट अगर निकालें, टोटल इवेंट 6 नंबर है तो फैक्टोरियल 6 720 हो गया। तो आंसर सॉल्व कर लीजिए, क्लियर है सबको, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, हटा दो बेटा। कह रहा है ए एंड बी आर 2 पर्सन सिटिंग इन अ सर्कुलर अरेंजमेंट विद 8 अदर पर्सन्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ए एंड बी सिट टुगेदर, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी 2 व्यक्ति हैं जो कि सर्कुलर अरेंज में बैठे हैं अन्य 8 व्यक्तियों के साथ। इसका मतलब टोटल 10 लोग बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं, ए और बी तो 2 व्यक्ति हैं ही, उसके अलावा 8 और लोग भी बैठे हैं, क्लियर, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ए और बी हमेशा साथ में बैठे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग टोटल इवेंट देख लेते हैं कि भाई अगर टोटल इवेंट हम बनाएं तो टोटल इवेंट कितने बनेंगे, ठीक है। तो टोटल इवेंट कितने बनेंगे आप खुद बताइए कि बंदे हमारे पास कितने हैं, 10 हैं। सर्कुलर के लिए मैंने आपको बताया था परम्यूटेशन में, माले वाले के लिए क्या कहते हैं, फैक्टोरियल n-1/2, और जब बंदे बैठते हैं तो फैक्टोरियल n-1 बताया था ना, तो फैक्टोरियल n-1 होगा, ठीक है। तो बंदे अपने पास कितने, 8 2 10 बंदे हैं, ठीक है। तो 10 में से 1 गया, फैक्टोरियल 9, ठीक है। तो टोटल जो इवेंट बनेंगे वो तो फैक्टोरियल 9 बनेंगे, क्लियर है, ठीक है।
अच्छा, अब पॉसिबल इवेंट आइए निकाल लेते हैं। अगर मैं पॉसिबल इवेंट की बात करूं तो आप खुद बताइए कि यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी एक साथ बैठने चाहिए, ठीक है। अगर ए और बी एक साथ बैठने चाहिए तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे बैठा दें, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी एक साथ बैठने चाहिए, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये एक साथ है तो ये 9 काउंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबल में क्या होगा, फैक्टोरियल 9 - 1। बात समझ में आ रही है क्या मैं कह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये कह रहा है एक साथ बैठने चाहिए ना, तो इन दोनों को एक साथ काउंट करेंगे, तो एक 8 तो हो गए 8 और ये एक 9 काउंट हो गया। लेकिन ये आपस में तो अरेंज कर ही सकते हैं, आपस में एक ये इधर बैठ सकते हैं इधर बैठ सकते हो, आपस में कितने तरीकों से अरेंजमेंट करेंगे, फैक्टोरियल 2 तरीकों से अरेंज, ठीक है। तो फैक्टोरियल 9 - 1 फैक्टोरियल 8 हो गया और ये फैक्टोरियल 2 हो गया। नहीं समझ में आई बात, आ रहा है समझ में, ठीक है। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इवेंट हम देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ इवेंट या आउटकम कितने आएंगे भाई, 8 2 10 लोग हैं, तो आदमियों को सर्कुलर अरेंजमेंट करने का क्या तरीका था, फैक्टोरियल n - 1 होता फॉर्मूला, ठीक है। तो फैक्टोरियल n - 1 का मतलब क्या हो गया, 10 - 1 मतलब फैक्टोरियल 9 हो गया, ठीक है। और मान लीजिए 2 व्यक्ति कह रहा है एक साथ बैठे, 2 व्यक्ति एक साथ बैठे तो इसका मतलब ये एक काउंट होगा, तो 8 और 1 ये 9 हो गया, तो फैक्टोरियल 9 - 1 तो फैक्टोरियल 8 हो गया। और ये 2 आपस में भी अरेंज होंगे तो फैक्टोरियल 2 तरीकों से। प्रॉबिलिटी ये आ गई, पॉसिबल इवेंट है फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 2 और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ इवेंट क्या है, फैक्टोरियल 9, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। फैक्टोरियल 8 तो है ही है, फैक्टोरियल 2 को मैं 2 लिख सकता हूँ ना, और 9 फैक्टोरियल 9 क्या लिख सकता हूँ, 9 इंटू फैक्टोरियल 8। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया, 2/9। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 2/9 आ जाएगा। बात समझ में आ रही सबको, क्लियर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनली आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2/9 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इन अ रेस ऑफ 12 कार्स द probability that car A will win is 1/5 and of car B is 1/6 and of car C is 1/3. Find the probability that only one of them won the race, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है 12 कारों की रेस हो रही है, ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है और सी के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। तो उसमें से केवल कोई एक ही जीते, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ठीक है। अच्छा मान लीजिए मैं कहूँ कि ए जीत जाता है, अगर ए जीत जाता है इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/5, क्योंकि क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि अगर ए जीतेगा, अगर ए जीत गया, ठीक है, तो बी सी नहीं जीतेंगे, अगर बी जीत गया तो सी ए नहीं जीतेगा, सी जीत गया, ठीक है। इसका मतलब हमें हारने के बारे में कुछ नहीं कहा गया, यहाँ कोई कॉन्ट्रडिक्टरी बात नहीं हो रही, ठीक है, केवल जीतने की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर मैंने मान लिया कि पहली बार जो इवेंट बना है उसमें पूरा ए ही जीत गया, ठीक है। पहली बार में ए जीत गया तो मैंने कह दिया कि अगली बार रेस हुई, अगली बार मान लीजिए बी जीत गया, अगली बार फिर रेस हुई तो कौन जीत गया, सी जीत गया। तो ये तीनों काम अलग अलग होंगे ना, क्योंकि पहली बार रेस हुई तो केवल ए जीत गया, तो बी सी नहीं जीत सकते, बी सी को अगर जीतना तो अगली बार रेस करनी पड़ेगी, ठीक है। अगली बार मान लीजिए बी, अगली बार सी जीत गया, तो आंसर क्या होगा, 5 6 3 का एलसीएम 6 5 30, 3 ही होगा, ठीक है। 5 अंक 6 आ गया, 6 5 30 और इधर 10 आ गया, ठीक है। तो 6 5 11 और 11 10 21, 21/30, 21/30 का मतलब 3 7 21, 3 दाम 30। तो आंसर क्या आएगा, 7/10 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, आसान क्वेश्चन था, क्लियर है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा था कि कोई जीते तो कोई हारे, ही नहीं कह रहा, बस जीतने की बात हो रहा है। जीतने की बात है, मान ली पहली बार में ये जीत गया तो 1/5 सीधे सीधे कर देंगे, दूसरे में बी दिया 1/6, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है टिकट्स नंबर फ्रॉम 1 to 40 आर इन अ बैग and one ticket is drawn at random. What is the probability that ticket drawn is a multiple of 3 or 7, ठीक है। एक बैग है बेटा, उसमें कुछ टिकट पड़े हैं, उन टिकट पे कहाँ से कहाँ तक के नंबर पड़े, 1 से लेकर 40 तक के नंबर पड़े हैं, ठीक है। 1 से लेकर 40 तक के नंबर पड़े हैं, ठीक है। उसमें से मुझे एक टिकट निकालना है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि या तो वो 3 का मल्टीपल हो या तो वो 7 का मल्टीपल हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको मल्टीपल ऑफ 3 की बात करता हूँ, ठीक है। कि मान लीजिए जो टिकट निकलेगा, मान लीजिए वो मल्टीपल ऑफ 3, अगर मल्टीपल ऑफ 3 है तो पक्का वो 3 के टेबल में होना चाहिए। तो क्या होगा, 3 दूना 6, 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21 ना,
3 8 24, 3 9 27, 3 10 30, 33, 36 और 39 ना। अब बच्चे कह रहे हैं 39 के आगे क्यों नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि टिकट जो पढ़े वो 1 से लेकर 40 तक के नंबर वाले पढ़े ना, तो 3 के वही ना मल्टीपल लेंगे जो 40 के अंदर हो, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल देख कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मल्टीपल आ गए, क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब मल्टीपल ऑफ 7 की बात कर लेते हैं, मल्टीपल ऑफ 7 की बात कर लेते हैं। 7 के मल्टीपल जो 7 के टेबल 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28 और 7 5 35। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो 7 के मल्टीपल कितने आ गए, 5 आ गए, कितने आ गए 5, 1 2 3 4 5 आ गए, क्योंकि ऊपर जाएंगे 7 6 42 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए एक मामला फंस रहा है, देखिए अब मैं पॉसिबल इवेंट पहले निकाल देता हूँ, पॉसिबल इवेंट, ठीक है। पॉसिबल इवेंट में निकाल देता हूँ। पॉसिबल इवेंट में क्या होगा, जो 3 के मल्टीपल हैं 13 वो तो पूरे पूरे आएंगे ही आएंगे, 5 के भी मल्टीपल पूरे पूरे आ गए, ठीक है। लेकिन देखिए एक बात देखिए, यहाँ पे जो 21 है वो यहाँ पे भी आ रहा है और एक यहाँ पे, इसका मतलब 21 का क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है, इसलिए एक को क्या कर लीजिए, एक माइनस कर लीजिए, क्योंकि रिपीटिशन है इसलिए माइनस भी करेंगे, क्लियर है, ठीक है। तो 13 5 18, 18 में से एक गया 17, तो पॉसिबल आ गया 17। और टोटल इवेंट की अगर बात करोगे, टोटल इवेंट कितने आएंगे 40, क्योंकि 40 वो है तो 40 ही आएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी इसकी, 17/40, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो 17/40 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो बैग में 1 से लेकर 40 तक के नंबर वाले टिकट पड़े थे, तो मल्टीपल ऑफ 3 होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 3 से टेबल लिखिए 40 के अंदर तक के, 3 के डिफरेंस पे 13 नंबर हो गए। 7 के लिए 7 5 35, 7 5 आएगा, 5 नंबर आएंगे। लेकिन मैंने यहाँ 21 को क्यों हटाया, क्योंकि 21 का रिपीटेशन, जिसका रिपीटेशन है उसको नहीं लेंगे बार बार, ठीक है। तो एक नंबर यहाँ से हटा, देख लिया और किसी का रिपीटेशन है तो पॉसिबल 17। टोटल इवेंट कितने हैं, 1 से 40, तो आंसर क्या है 17/40, क्लियर है सबको, ठीक है। तो ये आज का था लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। साथ ही साथ इसके हम लोग की प्रोबेबिलिटी की क्लास अब खत्म होती है, कल से हम लोग एक नई क्लास शुरू करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इनइक्वालिटी की क्लास करेंगे, ठीक है। एक टॉपिक होता है इनइक्वालिटी, वो आपके एसएससी में भी काम आता है, वो आपके बैंकिंग में भी काम आता है, रेलवे में भी काम आता है, ठीक है। तो कल से हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे इनइक्वालिटी, और इनइक्वालिटी की में भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है, उसमें मैं बहुत सारी ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो कल से शुरू करेंगे, आज के लिए इतना ही। तब तक अपना ख्याल रखिए, घर में पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा पढ़ाई करेंगे उतना ज़्यादा जल्दी आपका सिलेक्शन होगा, क्लियर है। तो कल फिर मिलते हैं, आज के लिए थैंक यू सो मच।